हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं ITR 1 फॉर्म जिसका नाम है सहज। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि बेसिकली ये सहज फॉर्म किसके लिए एलिजिबल है, कौन इसमें भर सकता है आपका ITR, और कौन सी ऐसी इनकम है जो इसमें एलिजिबल होती है, ऐसे कौन से लॉसेज है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये सब चीज़ें हम बात करने वाले हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। अगर आपका ये टॉपिक है रिटर्न ऑफ इनकम आपके सब्जेक्ट में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज समझने वाले हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तो चलिए, ITR 1 अगर आपने समझ लिया ना तो ITR 2 भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है उससे से रिलेटेड है। ITR 3 में समझ में आएगा, सारे ITR समझ में आ जाएंगे। तो ITR 1 में क्या कर रखा है कि बेसिकली ये उसके लिए है जिस कोई एक इंडिविजुअल है। पहले समझ लेते हैं कि हु इज़ एलिजिबल, कौन ऐसा पर्सन है जो कि इसमें एलिजिबल होता है, इसको समझ लेते हैं। कोई एक इंडिविजुअल, ठीक है, वो एलिजिबल है नंबर 1, और जिसकी टोटल इनकम एक्सीड नहीं करी है 50 लाख से ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में उसकी इनकम 50 लाख से ऊपर नहीं थी टोटल इनकम, तो वो ITR 1 फॉर्म भर सकता है। बट ये तो बात होगी बड़ी सिंपल से, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से पर्सन है जो एलिजिबल नहीं होते। इंडिविजुअल तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, बट इंडिविजुअल ऐसे कौन से नहीं है जो यहाँ पर नहीं भर सकते ITR 1 फॉर्म, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा नॉट एलिजिबल। ऐसे कौन से पर्सन है जो नॉट एलिजिबल है। सबसे पहला डायरेक्टर। अगर कोई कंपनी का कोई डायरेक्टर है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, वो नहीं हो सकता ITR 1 फॉर्म। इसको ध्यान समझना। अगर किसी आप कंपनी के डायरेक्टर है कोई बंदा, तो वो ITR 1 फॉर्म नहीं भर सकता है। तो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हैव एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर उसके पास कोई एसेट्स है और वो इंडिया के बाहर है, उसके खुद के एसेट्स हैं, इंडिया के बाहर है, और वहाँ से कुछ इनकम हो रही है या कुछ भी इनकम नहीं भी हो रही है, एसेट्स है अगर उसके पास, वो भी नहीं है एलिजिबल। और अगर वहाँ से इनकम हो रही है, ठीक है, हैविंग इनकम फ्रॉम एसेट, या कहीं से भी हैविंग इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कहीं से भी अगर बाहर से वो इनकम हो रही है उसकी, चाहे एसेट से हो कहीं से भी हो, वो ITR 1 फॉर्म नहीं भर सकता। और अगर उसके बाद कोई अगर एसेट नहीं है तो साइनिंग अथॉरिटी हो सकती है, ठीक है, हैज़ साइनिंग अथॉरिटी, ठीक है, हैज़ साइनिंग अथॉरिटी। अगर उसके पास साइनिंग अथॉरिटी है, स्पेलिंग थोड़ी मत जाना, हैज़ साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। हो सकता है कि उसने खरीदे भी नहीं एसेट, लेकिन उसकी कंट्रोल है एसेट पे, साइनिंग अथॉरिटी है, एग्रीमेंट में कुछ साइन कर रखा है कि मेरा ही एसेट है वो, बट मैंने कंट्रोल मैं ही करूँगा, मेरे ही कंट्रोल में रहेगा, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा, बिकॉज वो इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका ऐसा कौन सा पर्सन है जो एलिजिबल नहीं होगा। एक और पर्सन है, अगर उसके पास कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है उसके पास, यानी कि उसको डेफर्ड टैक्स पे करना है, टैक्स उसको फ्यूचर में पे करना है ऑन ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय अपने कंपनी के कुछ शेयर खरीद सकता है। तो अगर इस केस में उसकी कोई ऐसी लायबिलिटी डेफर्ड टैक्स है, तो भाई वो भी एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ तक बात समझ में आई आपको कि किसी की इनकम बाहर से है या एसेट बाहर लोकेटेड है या कोई डायरेक्टर है, वो फॉर्म नहीं भर सकता ITR 1। और ऐसा कौन सा पर्सन है, और सिंपल सी बात है, अगर हैज़ TDS डिडक्टेड फ्रॉम हिज इनकम। अगर उसकी इनकम से TDS डिडक्ट होता है, ठीक है, अगर उसकी इनकम से TDS डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194(9), तो ये भी 194(9)(N), तो ये भी आपका एलिजिबल नहीं होने वाला। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, एसेट लोकेटेड आउटसाइड नहीं होना चाहिए, डेफर्ड टैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको यहाँ तक।
और उसके बाद है हमारा, अगर उसके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं थे और उसने उसके वो इक्विटी शेयर उसने अपने पास रखे हुए थे, वो भी भैया एलिजिबल नहीं होगा। तो हैज़ अनलिस्टेड नहीं, अनलिस्टेड या हेल्ड आएगा, वैसे हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स अगर अनलिस्टेड वाले उसके बाद थे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो लो कह रही है कि भैया हमें माफ़ करो, आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते, आपको हम बताएंगे कौन सा ITR आप फॉर्म भरना है फिर, ठीक है, ये नहीं आप भर सकते ITR 1 फॉर्म फिर। और लास्ट है हमारा कि हैज़ विड्रॉन कैश इन विच TDS इज डिडक्टेड, जिसमें TDS डिडक्ट हो चुका था और आपने अगर वो टैक्स आपने विड्रॉ कर लिया, सपोज करो ऐसे स्कीम में आपने कुछ पैसा रखा हुआ था, वहाँ पर TDS डिडक्ट हो गया और वहाँ से आपने कैश निकाल दिया, गवर्नमेंट कह रही है माफ़ करो, हम आपका ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। यहाँ तक बात आपको समझ में आई अच्छे से, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ। ये चीज़ है आपका, सबसे पहले कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो कि एलिजिबल नहीं है, ये पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे पर्सन जो एलिजिबल नहीं, ठीक है। हमने यहाँ तक बात कर ली। अब मैं इनकम की बात करूँगा कि हमने तो बात समझ लिया कि भाई ये इंडिविजुअल होनी चाहिए, बट किस इनकम पे आपको ITR 1 फॉर्म भरना है ये तो पता नहीं ना अभी। तो हम बात करने वाले कि कौन सी एलिजिबल इनकम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन सी एलिजिबल इनकम है जिस पे आपको ITR 1 फॉर्म भरना पड़ता है। तो भाई बड़ा सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आपका ITR 1 फॉर्म बेसिकली सैलरी पे भरना पड़ता है। सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम है आपकी, ITR 1 फॉर्म भरो, दिल खोल के, दिक्कत क्या है। उसके बाद अगर आपकी इनकम कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको कहीं से रिसीव हुआ है, ठीक है, आपने कोई FD करा रखी थी, कहीं सेविंग अकाउंट पैसा रखा था, कुछ वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर कोई फैमिली पेंशन से आपको मिल रहा है पैसा। किससे मिल रहा है? फैमिली पेंशन से, अंडर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। आपको पता है ना कि 5 तरीके के हेड होते हैं इनकम में। तो ये अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये वाली इनकम खाली आपकी आएगी और कोई नहीं आएगी, ना तो विनिंग वाली, ना लॉटरी वाली, ना स्पेकुलेशन वाली, कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली नहीं आने वाली, सिर्फ यही वाली इनकम। तो इसका मतलब इसके अलावा जितनी भी इनकम है वो ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ यही इनकम अगर आप कमा रहे हो, सिर्फ वही, तो ही आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हो। यहाँ पर एक और मैं बताता हूँ नोट में, क्लबिंग ऑफ इनकम भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम, जैसे कि अगर आपकी इनकम माइनर की है तो माइनर का इनकम की क्लब कर सकते हो इसी में अंदर, तो क्लबिंग ऑफ इनकम इज एप्लीकेबल, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। जैसे कि वो क्लबिंग ऑफ इनकम कौन कौन सी, जैसे कि सच एज आपका इनकम ऑफ स्पोज, आपकी बीवी या हस्बैंड की इनकम, या फिर कुछ माइनर चाइल्ड है उसकी इनकम, मतलब आपके घर जो भी रिलेटिव वगैरह है उसकी इनकम क्लब हो जाती है ना। आपकी जैसे कि आपने डॉटर इन लोगों को गिफ्ट दिया तो आपके ऊपर वो टैक्स लग जाएगा, डॉटर इन लॉ पे नहीं लगेगा। अगर माइनर चाइल्ड पर आपने कुछ दिया है तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, क्लब कर देगा आपकी इनकम पे। तो क्लबिंग ऑफ इनकम यहाँ पर होते हैं, लेकिन इन अबव कैटेगरीज कौन सी, सिर्फ यही कैटेगरीज की इनकम क्लब होगी। ऐसा ना कर देना कि बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आप खुद यहाँ पर क्लब कर रहे हो। यही वाली इनकम, सैलरी पेंशन की इनकम थी उस माइनर की, आपकी जो क्लबिंग के प्रोविजन आपको समझने पड़ेंगे उसके लिए कि क्लब कब करते हैं। यानी कि क्लबिंग अगर हो रही है तो भाई इनकम आपको यही लेनी पड़ेगी, इसी वाली इनकम को क्लब करना है। ऐसा ना करते कैपिटल गेन वाली इनकम को क्लब कर रहे हो, बिजनेस वाली इनकम क्लब कर रहे हो। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली आपने यहाँ तक तो समझ लिया अच्छे से कि कौन से ऐसे होते हैं। अब एलिजिबल इनकम हमने समझ ली, बाकी सारी इनकम नॉट एलिजिबल है, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन की हो, चाहे कैपिटल गेन की हो। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, बट आप समझ सकते हो। आपको एग्जाम में लेके सबको लिखना है नॉट एलिजिबल कौन सी इनकम है, चाहे रिलीफ वाली हो, चाहे रिबेट मिल रहा है आपको, चाहे डीम्ड इनकम है, लाखों तरीके की कोई भी इनकम हो, सब एलिजिबल नहीं होने वाली, ठीक है।
यहाँ तो बातों को समझ आ रही है। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे लॉसेस हैं, कौन सी ऐसी डिडक्शंस है, कौन सी ऐसे रिबेट है एटसेट्रा जो कि आपके अलाउ होते हैं, यानी सॉरी जो नॉट अलाउड है, जो कि नॉट अलाउड है आपका इस आइडिया वन फॉर्म में, आप उसको नहीं ले सकते। जैसे कि आपको कोई सेट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड। जैसे कि अगर कोई लॉस हो गया, अब उसको कैरी फॉरवर्ड करना है अगले सालों के लिए, ठीक है। जैसे बिजनेस प्रोफेशन का लॉस 8 सालों के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अब कैरी फॉरवर्ड कौन सा नहीं करना है और कौन सी ऐसी डिडक्शन नहीं करनी है, हम उसकी बात करने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी, आई एम सॉरी, बताना भूल गया मैं आपको। यहाँ पर एक और इनकम आएगी। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि एक चीज़ आपको इनकम बताना भूल गया मैं। एक और इनकम आएगी, वो है इनकम हाउस प्रॉपर्टी। सो इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, ये चीज़ रह गई थी, बाकी सब कुछ बढ़िया है। एक हाउस प्रॉपर्टी की एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो नहीं आएगी। सिर्फ अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी और वहाँ से इनकम है तो ये भी आपकी आएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपको समझनी है। ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, ठीक है, ये एग्जैक्ट सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि आपको बताता हूँ कि इसमें एक ना ये वाला, ये अमेंडमेंट के बाद आया है, ये पहले नहीं था। पहले नहीं था ये कि TDS डायरेक्टिव वाली नहीं आएगी, पहले नहीं था, अब है। ऐसे 1-2 सेक्शन और है अमेंडमेंट के, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी नहीं, क्योंकि यहाँ पर नॉट एलिजिबल में बताना था मैंने आपको, वो इंपॉर्टेंट था। तो अब देखो, सबसे पहला है कि कोई भी आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, अगर आपको कोई लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड करना है अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका नहीं हो सकता ITR 1 में। ये आपको समझना है। यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा हो ना कि ये नॉट अलाउड है। ये अगर आपकी इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल लॉस हो गया है, यानी कि आपने इनकम नहीं कमाई, लॉस हो गया है, तो भाई आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते यहाँ पर। आप उसके लिए ITR दूसरी भरनी पड़ेगी, ये वाली नहीं भर सकते। अब कौन सी भरनी पड़ेगी बताऊँगा मैं आपको बाद में, कि ये आप यहाँ नहीं कर सकते। उसके बाद आप लॉस अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला भी आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। लॉस नहीं कर सकते इसको छोड़ के। कौन सी वाली? ये वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज छोड़ के। इसका तो कर पाओगे ना, जो यहाँ पर एलिजिबल है हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर इंटरेस्ट रसी वो फैमिली पेंशन को छोड़ के जो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लॉस होगा उसको आपको इजाज़त नहीं है, उसको आपको इजाज़त नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका इनकम, क्योंकि बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये लॉटरी, स्पेकुलेशन, ठीक है, हॉर्सेस की जो रेस होती है उसका, उसी के आता है बेसिकली। ये तो एक ऐसा इनकम, मतलब इसको छोटी सी आपका है, ये वाले हम इसमें नहीं ले रहे, ठीक है। बाकी जो बच गए तो वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आप इस सेक्शन, इस ITR 1 में। उसके बाद अगर आपको डिडक्शन मिल रही है अंडर सेक्शन 57, ये भी आपको डिडक्शन बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिलती है। बिकॉज जब उसको लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दे रहे तो डिडक्शन कैसे लेने देंगे? तो 57 डिडक्शन भी नहीं लेगा। लेकिन अदर देन फैमिली पेंशन वाली जो मिलती है वो डिडक्शन ले सकते हो। फैमिली पेंशन वाली जो मिलती है, क्योंकि फैमिली पेंशन की इनकम हम ले रहे हैं, वो आप डिडक्शन ले सकते हो, बाकी नहीं ले सकते। 57 में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिलती है डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको रिलीफ मिलता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेड एग्रीमेंट में, ठीक है। रिलीफ अंडर सेक्शन 90 एंड 91, ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का होता है। ये भी नहीं ले सकते आप, इस सेक्शन का फायदा नहीं ले सकते आप। बात समझ में आ रही है? इस सेक्शन का फायदा नहीं ले सकते आप, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट है हमारा इसके अंदर कि एनी क्लेम ऑफ क्रेडिट, एनी क्लेम ऑफ क्रेडिट of TDS in the hands of any other person, in the hands of any other person। तो कहने का मतलब, अगर आपको क्लेम, आपको एनी क्लेम, अगर आपने क्रेडिट का क्लेम कर लिया TDS का और वो किसी और पर्सन के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है, तो भाई आपको यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली।
आपके हाथ में तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी और के हाथ में क्रेडिट है, किसी और ने क्रेडिट का क्लेम कर लिया तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये सीन है आपका पूरा का पूरा, ठीक है, ये सीन है पूरा का पूरा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है कि आपको सब कुछ मैंने कवर कराने की कोशिश की है। ITR 1 में सब कुछ जो भी चीज़ है इंपॉर्टेंट सब कुछ मैंने आपको बताया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाहर ज़्यादा, इसके बाहर कुछ नहीं है। छोटी मोटी 1-2 अमेंडमेंट आई थी, वो आप बस दे सकते हो, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए, बाकी लेकिन इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये वाली इनकम के बाहर अब आपको लिखना होगा कि जो भी इनकम बच गई है, चाहे कैपिटल गेन है, चाहे लॉन्ग टर्म वो आपकी बिजनेस प्रोफेशन होगी, आपकी जो भी डीम्ड इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, कुछ भी नहीं आएगा, उसको आप लिख देना। और बेसिकली ये सीन है पूरा का पूरा। आई होप आपको बिल्कुल क्लैरिटी समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ आ रहा होगा कि अब ये आपको समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं आएगी। तो ये बेसिकली ये आएगा कहाँ पर, इनको डिडक्शन कहाँ मिलेगी, सब चीज़ें ये आपको मिलेगी ITR 2 में। ITR 2 उनके लिए है जो ITR 1 नहीं भर सकता। ITR 2 उनके लिए है जो ITR 1 नहीं भर सकता, और साथ ही साथ उसकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन वाली भी नहीं होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर सारी की सारी जो नॉट एलिजिबिलिटी है वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जिनको अच्छे समझ में नहीं आता है। और साथ ही साथ आप मुझे बताना कि आप इससे ITR की रिलेटेड और वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर बताना। इनकम टैक्स की वीडियो चाहते हो तो इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हो। बाकी आप कोई वीडियो चाहते हो कमेंट करना बताना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू।